नमस्ते मित्रों, मैं नीलेश राठौड़ एनआर अल्फा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाए आपके लिए वीकली मार्केट आउटलुक, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ इंडेक्सेस, सेक्टर रोटेशन, कौन कौन से सेक्टर वॉच पे रखने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए, ग्लोबल क्या क्या चल रहा है, और एक अलग पॉइंट पे आप थोड़ी बातचीत करेंगे। एफआईआईडीआई का जो डेटा रहता है उसको इन डेप्थ में कैसे देखना चाहिए, कैसे अलग से उसको देखा जाए तो उसका सही जो चित्र है, सही जो आकलन है, वो हमारे पास आ सके। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। थोड़ा आगे से देखे वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे अगर देखें हम कि कोविड के बाद से जो अपनी अच्छी जर्नी चल रही थी उसमें तकरीबन एक फुल स्टॉप लगा था सितंबर 2024 में। ये जो फॉल था ये स्ट्रक्चर बेस्ड फॉल था और वहां से स्ट्रक्चरल तौर पे निफ्टी को नीचे जाना चाहिए था, टेक्निकली हमारा ये मानना था। पर कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड टैरिफ के टैरिफ लगाना हटाना वगैरह शब्द हुआ और वहां से एक टैरिफ की और इंडिया पाक के जो वॉर हुई उसकी एक रैली हमको देखने को मिली और उसके बाद से हम साइडवेज, तो ऑल ओवर ऑल टुगेदर देखने जाए तो तकरीबन पिछले 2 साल से इंडियन मार्केट निफ्टी कहीं पर नहीं गया हुआ है, वो यहीं का यही है। अगर प्रिसाइजली मेजर करें तो तकरीबन 15.5-16% की ये जो रेंज है 26,300-400 से 22,000 के आसपास की, ये रेंज में ही पूरे 2 साल से मार्केट है। तो मार्केट पूरा साइडवेज है, ना बड़ा फॉल दे रहा है ना बड़ी अपवर्ड जर्नी दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ईरान यूएस की जो वॉर हुई उसके वजह से बहुत बड़ा फॉल आया और वो वॉर खत्म होने की न्यूज पे एक अपमूव आया और उसके बाद का ये शायद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या अपमूव का स्टार्ट जर्नी शुरू हो रही है, ऐसा चार्ट्स पे लग रहा है। कोई भी बड़ा फॉल आने के बाद उसका ये लो एक बार कटना चाहिए, सॉरी ये वाला, ऐसा टेक्निकल तौर पे माना जाता है कि वो लो आप कभी भी कहीं भी आकलन करोगे तो ये जो लो था ये लो कटने के बाद ही अच्छी तेजी आती है। बट दिस टाइम इट सीम्स टू मी समथिंग डिफरेंट और यहां से शायद ये जो लो लगा है ये लो दूसरी बार काटने आएगा, ऐसा थोड़ी संभावनाएं कम लग रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूं कम लग रही है उसका कोई 100% पैमाना नहीं हो सकता है, पर कंपैरेटिव एनालिसिस दूसरे चार्ट्स और मार्केट के स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि यहां से नीचे जाने के चांसेस कम है। माने यह कंसोलिडेशन हो सकता है, यही घिसा हुआ मूव चल सकता है या थोड़ी सी अपवर्ड जर्नी शुरू हो सकती है। अपवर्ड जर्नी के संकेत कौन दे रहा है तो हम दूसरे चार्ट देखना चाहेंगे। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे उसको आप मंथली में देखो, बहुत प्यारी कैंडल बना रहा है। ये इसके जो वॉर का जो हाई था, वॉर की जो अच्छी न्यूज आ गई कि वॉर खत्म हो चुकी है, उसका जो हाई था उसके ऊपर काम कर रहा है, वेर एज निफ्टी जो है उसके काफी नीचे काम कर रहा है। तो निफ्टी हमारा जो है उसमें कुछ स्टॉक्स का वेटेज इतना बड़ा है कि जिसके कारण शायद वो नहीं चल पा रहे, जैसे कि मेनली वो बैंक निफ्टी का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है पर वो बहुत नीचे काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत नीचे काम कर रहा है, साथ में रिलायंस भी बहुत नीचे काम कर रहा है। और मेनली निफ्टी को नीचे रखने का कल्प्रिट और जो उसका कारण है वो आईटी है कि आईटी में एआई का जो चल रहा है और आईटी पूरा खत्म हो जाएगा, वो एक सिनारियो, एक मिथ हुआ है। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, खत्म हो जाएगा या रुकेगा। क्या आप लोग, आपको लगता है आईटी खत्म हो सकता है? मैं जहां तक समझता हूं एआई से आईटी में जॉब क्रिएशन और बढ़ेगी, पर उसको वो जो डिस्टर्बेंस अभी हुआ है वो डिस्टर्बेंस थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आईटी चलेगा। ऑल एंड ऑल आईटी और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को मिला के निफ्टी थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। पर बैंक निफ्टी की आप कैंडल देखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपको अच्छे से दिखाई दे। ये वीकली कैंडल है बैंक निफ्टी की, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग आता तो ज्यादा अच्छा होता।
पर इट मे बी कि ये 2 दिन की छुट्टियां आ रही है, ट्रम्प साहब कभी भी और शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी न्यूज आना शुरू भी हो चुकी है कि कुछ बमबारी दोनों तरफ से हुई है, पर उसको हम सीज फायर का वायोलेशन हो गया ऐसा मान के सीधा शॉर्ट साइड बैठे, ऐसा फिलहाल चार्ट देख के तो नहीं रख रहा है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे हमको चार्ट को ही तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ न्यूज को हम नहीं मानकर काम कर सकते। दूसरे चार्ट देखे, जैसे ये निफ्टी जूनियर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, वो भी वॉर एंड की जो न्यूज थी उसके ऊपर ही काम कर रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। और यहां आप सबकी आरएसआई देखो, निफ्टी की आरएसआई जो है वो बिलो 50 चल रही है, वेर एज बैंक निफ्टी 57, जूनियर ऑलमोस्ट 60, निफ्टी 500 जो भी ऊपर निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, वेर एज निफ्टी मिड कैप इसमें तो बहुत तेजी थी, पर इसमें सबसे ज्यादा वेटेड बीएससी का है, और बीएससी का स्टॉक अभी थोड़ा डाउन साइड चल रहा है और फर्दर और नीचे भी जा सकता है। तो ये, और ये अपना स्मॉल कैप इंडेक्स, बेसिकली हमारा कहना यह है कि निफ्टी को बात करके सबके सब इंडेक्सेस में बहुत अच्छी तेजी चल रही है। माफ करना दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया हूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बहुत जरूरी है, नियम है, कानून है। हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, पर सेबी का रजिस्ट्रेशन या एनएसए का सर्टिफिकेशन कोई परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। यहां पर किए गए कोई भी इंडेक्स या स्टॉक की बात जो है वो अभ्यासिक तौर पे लेना चाहिए। फिर भी आप अगर उसमें कोई सौदा या ट्रेड लेना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। यहां पर बात किए गए स्टॉक या इंडेक्स में हमारे क्लाइंट या एसोसिएट का उनका ट्रेड या उनकी पोजीशन हो सकती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ निफ्टी को देख के हम मार्केट का आकलन नहीं कर सकते, हमको और भी बहुत सारी चीजें देखनी रहती है। हम पर्सनल तौर पे मैं जब एनालिसिस करने बैठता हूं तब बहुत सारे रेशियो चार्ट्स, क्रूड, डॉलर और ग्लोबल के और इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं वो सब देख के ही एक आकलन बनता है। और उसके बिना पे मैं ये कंक्लूजन करना चाहूंगा कि निफ्टी एंड ऑल ओवर मार्केट आई वुड से यहां से साइडवेज टू पॉजिटिव काम कर सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे, अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे हो, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंडेक्स से ज्यादा और अच्छे पैसे स्टॉक स्पेसिफिक मिल रहे हैं। हर अलग अलग सेक्टर में, हर दूसरे स्टॉक पे कहीं ना कहीं अच्छी चाल, अगर आप कुछ ढंग का एनालिसिस और अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम कर रहे हो, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी यहाँ पर आ चुकी है 58,000 के आसपास, इसने हाई लगाया है 58,800 के आसपास का, कुछ 700 के आसपास। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, शायद एक आध महीने में या 2 महीने में, टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये ऑल टाइम हाई भी आराम से निकाल सकता है, सब्जेक्ट टू ट्रम्प साहब कुछ ना करे। जैसे कि बात हुई, बमबारी थोड़ी सी शुरू हो गई है, अभी वो कितनी आगे बढ़ती है, वो कितना क्रूड को इंपैक्ट करता है, मेन हमारा जो डाउन मूव और इंडिया की इकोनॉमी को जो पेन करता चीज है वो क्रूड है, जो कि हालांकि फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से 70 पे काम कर रहा है। वो एक बार के लिए शायद 6850 का लो फ्राइडे को उसने लगाया है या लास्ट वीक में लगाया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। वेरएस डॉलर थोड़ा ऊपर जा रहा है, वो हमारे लिए नेगेटिव भी है, पर ऑल एंड ऑल अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहीं पर भी बड़ी मंदी का नहीं लग रहा है। दोस्तों ग्लोबल के कुछ इंडेक्सेस देखने का प्रयत्न करते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स का चार्ट आपको क्या बोल रहा है? डाउ जोन्स का चार्ट हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर प्रेशर तो है। ये यहां पर हमारे इंडेक्स से बहुत अच्छी तेजी चल रही है, वो लोग बहुत आगे है हमारे से, हमारा और उनका अभी डाइवर्जेंस चल रहा है। डाउ, नास्डेक वगैरह बहुत तेजी में है, वेर एज निफ्टी, इंडियन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। तो ऊपर प्रेशर तो आ रहा है, पर ये डाउन मूव के कोई संकेत नहीं है। और अगर हम S&P 500 को देखें तो S&P में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव है, पर स्टिल इसे कोई बड़ी बैरिश साइन, स्ट्रक्चरल शिफ्ट बोले
और पूरे मंदी में चले जाए, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। वरस नास्डेक ने बहुत गंदी कैंडलें बनाई है और यहां पर डाइवर्जेंस भी बहुत गंदे आ रहे हैं, और ये जो आरएसआई का झुकाव है, जो आरएसआई के डाइवर्जेंस है, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो एआई का बबल, या तो एआई बबल हो सकता है कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, एक ऐसा डाउट सा आता है कि ये यहां से शायद खराब ना हो जाए। होगा तभी पता चलेगा, पहले से प्रिडिक्शन करके जंपिंग नहीं करना चाहिए। और ऑल ओवर यहां पर कुछ ना कुछ, ये जो स्ट्रक्चर है ये अट्रैक्टिव नहीं है, लुक्रेटिव नहीं है, ये कुछ तकलीफदेही बन सकता है। पर इसका दूसरा साइड देखे तो बड़ा पैसा, मोटा पैसा, जो एचएनआई आप बोलते हो या एफआईआई बोलते हो, वो फिलहाल वर्ल्ड ओवर एआई और सेमीकंडक्टर की तेजी को चेस कर रहे हैं। तो अगर वो बड़ा पैसा यहां से निकलेगा और यहां से थोड़ा बहुत भी हमारे निफ्टी में आया जाए, तो यहां पर बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। वो एक दिन में नहीं होगी, एक वीक या एक मंथ में नहीं होगा, पर ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ सकता है जो शायद यहां पर दिख रहा है। साथ में हम यूरोप का चार्ट है, डेक्स, ये यूरोपियन कंट्रीज के जो चार्ट है वो भी हमारी तरह ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं के वहीं है। पर वहां पर भी कोई बड़ा मूव, डाउन मूव आई वुड से नहीं दिख रहा है। और जो एशिया में जो तेजी चल रही है, जैसे कि जापान, आपका साउथ कोरिया, कॉस्पी, आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत जगह पर देखा होगा कि कॉस्पी में पिछले वीक में शायद 2 लोअर सर्किट लग चुकी थी, 20 मिनट्स के लिए मार्केट होल्ड हो गया था। तो ये चार्ट है, ये चार्ट को देख के आप कहीं भी ऐसा नहीं मान पाओगे कि ये बहुत बड़ा बैरिश हो चुका है। हाँ, इनिशियल सिग्नल्स डेफिनेटली आ रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी तेजी में है और सीधा का सीधा मंदी में चला जाएगा ये चार्ट या इंडेक्स, ऐसा फिलहाल अभी तो नहीं लग रहा है। हालांकि ताइवान का इंडेक्स कुछ और शो कर रहा है, पर मैं इसका एक 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 साइड आपको रखना चाहूंगा कि ये चार्ट अप्रैल 25 का, यहां आप देख सकते हो, अप्रैल 25 में इसका वैल्यू था तकरीबन 2300। ये साउथ कोरिया का कोस्पी का चार्ट है, उसने हाई लगाया 9400 का। तो ये बहुत गजब की और बहुत बड़ी तेजी चल रही है। और जब इतनी बड़ी तेजी होती है, तब ये बड़ी बड़ी कैंडलों से ये जो डाउन मूव आ रहे हैं, जो साइकोलॉजी के तौर पे डरा रहे हैं, पर यहां से अगर एक बाउंस भी आ जाएगा ना, तो वो बाउंस भी 20-25% तक का हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। पर ऑल ओवर यहां पर प्रेशर और कहीं ना कहीं झुकाव आने की संभावनाएं हो रही है, पर ये बैरिश अभी तक तो नहीं माना जाएगा। ताइवान का जो चार्ट है, इसने बहुत खराब कैंडल बनाई है, इसने बहुत ही गंदी कैंडल बनाई है, और ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये बोल रहा है ये शायद नीचे टूटे। पर अगेन ये सेम चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। ये आप अगर लो देखोगे इसका 25 का लो, तो 17,500 का लो है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, ये कोई स्टॉक की बात नहीं हो रही है। 17,500 का इंडेक्स 48,000 तक। तो ये तेजी, इतनी बड़ी तेजी में अगर इतने मूव आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और ये वापस कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऑल ओवर हमने इंडेक्सेस, ग्लोबल इंडेक्सेस देखे, क्रूड देखा, डॉलर देखा। हमारे यहां के जो इंडेक्सेस है, उसमें कहां पर नेक्स्ट वीक में ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर पे वॉच करना चाहिए, कौन कौन पे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बहुत ज्यादा इंडेक्स पर फोकस नहीं करेंगे, एज हम साइडवेज चल रहे हैं। मेरे हिसाब से कहा गया निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा का जो चार्ट है वो बहुत बेहतरीन चार्ट है। ये बहुत अच्छा, तकरीबन 2 साल का इसमें कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, उसका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का रिट्रेस भी हो चुका है। तो स्ट्रक्चरली, टेक्निकली, चार्टिकली, ये निफ्टी फार्मा के जो भी स्टॉक्स हो, आपको जो भी पसंद आते हो और आपके रडार पे या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप इसमें ध्यान दे सकते हो, देना चाहिए, ऐसा हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन निकल रहा है। साथ में मेरे हिसाब से बैंक एंड फाइनेंस, निफ्टी बैंक का चार्ट तो हमने देखा, निफ्टी फाइनेंस का चार्ट ये है। और
मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंस के जो स्टॉक्स है, फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक्स है, उसमें बहुत अच्छा खासा मूव आने की संभावना यहां से दिख रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ स्टॉक्स में अच्छे मूव और अच्छे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुके हैं। साथ में ऑटो पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, पर्टिकुलर स्टॉक्स कहां पर लेने चाहिए, कहां पर देखने चाहिए। डिस्क्लेमर आगे हम दे चुके हैं, फिर से एक बार स्टॉक का नाम लेते पहले बताना चाहेंगे, यहां पे जो भी स्टॉक्स की बात हो रही है हमारी तरफ से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे क्लाइंट या हमारे एसोसिएट्स का इसमें पोजीशन ट्रेड हो सकता है। ये अदानी पूरे का पूरा जो समूह है, अदानी एनसोल, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, सबके सब स्टॉक के चार्ट बहुत ही अच्छे जगह पर है, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत अच्छी रैली आ भी चुकी है। पर इनमें कहीं पर भी मुझे कोई एक्सोशन का या डाउन मूव का साइन कहीं पर नहीं दिख रहा है। यहां पर बहुत अच्छी तेजी फिर भी आ सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहां से इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया। आप लंबा चार्ट देखोगे तो ये हिडनबर्ग के एक्सोसिव डाउन मूव के बाद ये बड़ा लंबा कंसोलिडेशन इसने किया, और उसके बाद अभी ये स्टॉक अच्छे से मूव कर रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर के रिलेटेड ये स्टॉक्स है, तो इसमें रॉन्ग जाने की संभावना बहुत कम है। फिर भी अपने एसएल और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम करें। पर यहां इसने 4 वीक का जो कंसोलिडेशन किया, इसका ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक आने की संभावना मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। फार्मा में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, पर मैंने इसको पसंद किया हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज चार्टिकली बहुत अच्छा लग रहा है। उसका वीकली चार्ट पे जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका बहुत टाइम से इसी के आसपास ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस खा रही थी। ये देख सकते हैं आप कितनी बार रेजिस्टेंस खाया है। एक बार तो वीकली क्लोज के बाद भी वो डाउन हुए आ गए, पर इसने ये कैंडल वीकली बहुत अच्छी बनाई है और क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है। हालांकि अगर मैं इसको अच्छा ज्यादा मानता, अगर इसने 1280 के ऊपर क्लोजिंग दिया होता तो वो और अच्छा माना जाता। पर आने वाले वीक्स के लिए, आने वाले महीनों के लिए इसको देखा जा सकता है। स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है इसका, हल्का सा स्टॉप लॉस लगा के बहुत अच्छी आगे की जर्नी के लिए ये स्टॉक को देखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। साथ में ऑटो सेक्टर से 2-3 स्टॉक की बात करते हैं। मदरसन, संवर्धन मदरसन, उसका पुराना नाम मदरसन था, संवर्धन मदरसन जो स्टॉक है, वो उसने उसका प्रीवियस जो हाई है 2024 का, उसको भी काट के वो उसके ऊपर ये सेकंड वीक क्लोजिंग है। पहले यहां पर क्लोजिंग आई थी वीकली, और ये अभी दूसरे वीक की क्लोजिंग आई है। मेरा मानना है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा, इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हुए। कभी टाइम मिलेगा तो स्टॉक पे बात करें, ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर। अगर मेरे आंकड़े गलत ना हो तो शायद इसने 2800%, 2800% रिटर्न दिया हुआ है, शायद 22-25 साल में। दूसरा एक ऑटो का स्टॉक है सोनाकॉम, सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। ये इसमें डाइवर्जेंस बहुत अच्छे हैं कि मार्केट जब भी गिर रहा था इसमें गिरावट बहुत कम थी, और जब मार्केट हल्की सी ऊपर की जर्नी शुरू की तो इसने ऊपर की जर्नी बहुत अच्छी और प्रिसाइज दी हुई है। ऊपर की साइड अभी ये कुछ वीक से, शायद 7 से 8 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, पर ये लास्ट वीक की कैंडल थोड़ी अच्छी दिख रही है और ये यहां से ब्रेकआउट कर जाएगा, ऐसा मानना है। टीवीएस मोटर बहुत अच्छा, बहुत बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया बहुत लंबे वीक्स के लिए, तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और उसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी वीकली, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पर वही ट्रेंड लाइन अगर डेली में देखे तो ब्रेकआउट तो आ चुका है। पर इसको कंसिडर करके हम ट्रेड नहीं ले सकते, पर ये स्टॉक को खास रडार पे रखना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में श्रीराम फाइनेंस और टेक्सटाइल में पेज इंडस्ट्री रडार में रखना चाहिए। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और बहुत अच्छी जगह पर से निकल रहे हैं। बहुत समय से डाउन मूव कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। उनके हाई, ये 18 का हाई है, 2018 का हाई। तो माने अगर एक समझने के लिए, अगर मान लो आपने यहां पर बाय किया होता
तो पिछले 8 साल में आपका कुछ भी पैसा ऑलमोस्ट नहीं बना है, और अगर ये यहां से ब्रेकआउट कर जाता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और लास्ट एंड लिस्ट, ये ओबेरॉय रियलिटी इंफ्रा के स्टॉक से स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है यहां पर इसने डाउन मूव का पूरा काम कर लिया है। ईएमएस के ऊपर, डिमांड जोन के ऊपर से बहुत अच्छा बाउंस दे रहा है, और ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं आया है, पर उसको ध्यान में रख के, छोटा सा एसएल रख के बड़ी अच्छी जर्नी के लिए इसको देखा जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों, एनआर अल्फा नया हमारा जो नाम और लुक आया है रेसिपी रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आ जाने के बाद, आप सबको पसंद आया होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद से मैं नई जर्नी शुरू करना चाहता था, तो उसी तौर पे ये नए वीडियो की सीरीज अभी शुरू की है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हैं, उनके साथ शेयर और साझा और आपके सुझाव हमको दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा मित्रों, वीडियो खत्म करने से पहले एक हमारा टॉपिक रह गया है जो हम डिस्कस करना चाहते थे इसी वीडियो में, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। एफआईआई डीआईआई का डेटा, एफआईआई डीआईआई का डेटा हर रोज लोग ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मैं उसको कैसे देखता हूं, 2-3 मिनट में उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये डे वाइज डेटा है, डेली। ये डेली शाम को हमको एफआईआई के डेटा आ जाते हैं कि आज एफआईआई ने कितना बाय किया, कितना सेल किया। पर ये प्रोविजनल डेटा रहता है बिफोर सेटलमेंट का। यहां पर ये स्टॉकेज का डेटा मैं देख रहा हूं, मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन यहां नहीं कर रहा हूं, पर इनका डेटा देखने का तरीका कुछ ठीक ठाक है, तो मैं यहीं से देखता रहता हूं। ये आफ्टर सेटलमेंट का डेटा है, तो ये प्रोविजनल डेटा है और ये आफ्टर सेटलमेंट का डेटा है। अब दोनों को ईयरली करके उसको देखने का और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये प्रोविजनल डेटा है, जो कि इसमें थर्सडे तक का डेटा है, और ये जो डेटा है आफ्टर सेटलमेंट, इसमें थर्सडे का डेटा इंक्लूडेड नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं वेडनेसडे तक, 24 तक का डेटा इंक्लूडेड है। तो इसका कंपैरिजन मैं इस तरह से देना चाहूंगा, उसके लिए मैंने एक इमेज बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने ईयरली ये जो डेटा है यहीं से एक कंपैरिजन करवाई और इसका डिफरेंस देखा कि जो बिफोर सेटलमेंट का डेटा है और आफ्टर सेटलमेंट का डेटा है, इसमें इतना डिफरेंस रहता है। मेजर जो डिफरेंस आ रहा है, आप इसको कंपेयर करो। यहां पर ये 2023 का डेटा है, इसमें यह बोला गया था कि 16,000 सेल हुआ है ऑल ओवर द ईयर, वेर एज आफ्टर सेटलमेंट डेटा बोल रहा है कि 1,32,000 करोड़ का बाय हुआ है। तो नेट डिफरेंस कितना आया, 1,49,000 करोड़ का प्लस आया। वेर एज यहां पर 24 में 3,02,000 का माइनस दिखा रहा है, पर आफ्टर सेटलमेंट आप देखेंगे तो 1,27,000 का है। ये 2,39 और यहां पर 3,06,000। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो हर रोज लोगों को दिखाया जाता है वो पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। उसमें ये डेटा कोई गलत है ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है, पर डेफिनेटली आफ्टर सेटलमेंट का डेटा डिफरेंट ही रहता है। तो ये इस तरीके से शायद देखना चाहिए। और इससे भी अगर किसी को डेप्थ में जाना है, तो मैं एक मैंने जो फाइंडिंग देखा था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो ये 2025 में 66 करोड़ का डिफरेंस दिखा रहा है ना, जो आफ्टर सेटलमेंट 1,39,000 का सेल दिखा रहा है, एनएसडीएल की वेबसाइट से आपको ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है। और अगर आपको साल भर का डेटा आप अगर ऐसे ही कंपाइल करते हो, जो जैसे ये स्टॉकेज वाले या और बहुत सारी फर्म्स कंपाइल करती है, अगर आप करो तो मेरे हिसाब से पूरे साल का, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, पूरे साल का शायद सेल था वो तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास ही था, जो कि आफ्टर सेटलमेंट 240 दिखाया जा रहा है। माने 1,90,000 करोड़ जो दिखाया जा रहा है उतना सेल है नहीं। तो एफआईआई के डेटा, एफआईआई डीआईआई हमारे बहुत मजबूत पिलर है और वो हमें चाहिए।
होने चाहिए और उन्हीं से तेजी और बड़ी मंदी आएगी। पर ऑल ओवर अभी के सिनारियो में जो दिखा रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, और उसी के बिना पे कि एफआई बहुत सेल कर रहे हैं और मार्केट गिर ही जाएगा, ये आकलन नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक फाइंडिंग था और मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो इसीलिए आपकी 2-3 मिनट मैंने ज्यादा ली। आशा रखता हूं जो ये मार्केट आउटलुक वीकली आपके साथ शेयर किया है, आपको बहुत अच्छी लर्निंग और एक इंसाइट मिली होगी स्टॉक मार्केट को देखने की। आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।